इस लेक्चर AS28 में CGU का दूसरा एग्जांपल है ना। लिखो, अ बस टूर ऑपरेटर या बस ऑपरेटर ऑपरेट्स बसेस ऑन 5 रूट्स। अ बस ऑपरेटर operates buses on 5 routes, comma each route एक बस ऑपरेटर है और वो 5 रूट पर बसेस ऑपरेट करता है। each route generates cash flows each route generates cash flows independent of other routes। यहाँ पर ये लिखने का मतलब ही क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर रूट्स का मतलब है हर रूट अपने आप में अलग सीजीयू बनेगा। बोलो हाँ या ना। अरे कोई डाउट, समझ में आ रहा है। सो ईच रूट जनरेट्स कैश फ्लोस इंडिपेंडेंट ऑफ अदर रूट्स, हेंस 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 ईच रूट is a CGU each route is a CGU for the bus company, hence each route is a CGU for the bus company, each route is CGU for the bus company, each route is the CGU for the bus company। बोलो हाँ या ना। कोई डाउट। हर रूट को हम अभी कर रहे हैं, हर रूट को हम सेपरेट सीजीयू बोलेंगे फॉर द बस कंपनी। बोलो कोई डाउट, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप कॉपी में, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। व्हाट इज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस? मतलब कि अब एक जमाना ऐसा आया जब एसेट का रिकवरेबल अमाउंट वापस बढ़ गया, तो इम्पेयरमेंट बुक करते समय रिकवरेबल कम हुआ था, कैरिंग अमाउंट ज्यादा हुआ था। तो बताओ इम्पेयरमेंट को आप रिवर्स कब करोगे? जब उसका रिकवरेबल अमाउंट वापस से क्या हो जाए, ज्यादा, और कैरिंग अमाउंट क्या हो जाए, कम। तो जो एंट्री पहले करी थी, P&L में चढ़ाया था ना, वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। इसमें कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी है, अपन ने तो रेक्टिफिकेशन में सारी रिवर्स अकाउंटिंग सीखी थी ना। तो अगर एट ईच बैलेंस शीट डेट, सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था इम्पेयरमेंट कब चेक करना है, आप सोचो, एट ईच बैलेंस शीट डेट हम इम्पेयरमेंट चेक करेंगे। लेकिन कभी आज जो एसेट गिर गई, कभी फ्यूचर में अगर उसका वैल्यू बढ़ गया वापस, दैट मींस इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट। इन सच केस तो जो पहले अकाउंटिंग की थी उसको अपन क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। बोला है ना। मतलब एंट्री की थी P&L टू इम्पेयरमेंट, अभी वापस से इम्पेयरमेंट लॉस या एसेट डेबिट टू P&L। बोला है ना, एसेट को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर, लिखिए, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस आपकी हेडिंग है। इसके अंदर आपको लिखना है एट ईच बैलेंस शीट डेट, एट ईच बैलेंस शीट डेट, हर बैलेंस शीट डेट पर, टॉपिक बहुत इजी है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। तो कह रहे हैं हर बैलेंस शीट डेट पर कभी भी आपको लगे कि रिकवरेबल अमाउंट वापस ज्यादा हो गया और कैरिंग अमाउंट क्या हो गया, कम, तो रिवर्स अकाउंटिंग लिखे। एट ईच बैलेंस शीट डेट, क्या हुआ बेटा लकी, यू गॉट समथिंग लकी, नो। सो एट ईच बैलेंस शीट डेट, इफ प्रीवियसली recognized impairment loss, कॉमा, चेक, अगर पहले इम्पेयरमेंट लॉस है, चेक एनी इंडिकेटर
फॉर रिवर्सल। किसका रिवर्सल? इम्पेयरमेंट का रिवर्सल अगर हुआ है, इफ एनी रिवर्सल, check any indicator for reversal if any, that is recoverable amount is greater than carrying amount। पूरा लिख देना आप, recoverable amount is greater than carrying amount। ये इंडिकेटर क्या होते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या करा आपने सर? इसी जब लाए थे आज से 5 साल पहले, 50,000 का लाए थे, 5 साल तक मस्त हवा खाई। अब क्या हुआ, एसी ठंडी हवा देना बंद, तो एसी तो पंखा बन गया, तो एसी पंखे के रेट पे बिकेगा। लेकिन अपन ने इसका क्या करा, बाहर कंप्रेसर में कॉपर वायरिंग होती है, चेंज करा दी। 20,000 रुपये लगे कंप्रेसर में, कॉपर वायरिंग पूरी चेंज। अब बताओ, अब क्या रिकवरेबल अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कॉपर वायरिंग चेंज कराना मतलब इज इक्वल टू नया कंप्रेसर है। अब अगले 5 साल तक और हवा खाओगे, तो जिस साल इम्पेयरमेंट बुक किया होगा वो उस इंडिकेटर को क्या करोगे आप, उस इम्पेयरमेंट को क्या आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे, राइट। इस वजह से सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे एसेट की लाइफ इकोनॉमिक वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। आया ना, एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होगा, एसेट की कॉस्ट में प्लस होगा, बोला है ना। और कोरस्पॉन्डिंग आप फिर इम्पेयरमेंट को रिवर्स करोगे, नया डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, बोला है ना, जिसको आप 11वीं क्लास से पढ़ते थे, एडिशन टू द फिक्स्ड एसेट। क्लियर? लिखिए इंडिकेटर क्या है, पहला इंडिकेटर सिग्निफिकेंट, ये देखो 12th में आने की इनको खुशी हो रही है, पता नहीं 1 महीने बाद क्या होगा, फंडामेंटल जब आएंगे, अभी तो गुडविल चल रहा है, गुडविल। सिग्निफिकेंट चेंजेस इंक्लूडिंग मेन मजा तो इंटर में आके आता है, नहीं भव नहीं, सिग्निफिकेंट चेंजेस इंक्लूडिंग, वरना ये कितना चिल्लाता था पीछे बैठ के, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, any capital expenditure incurred to improve or enhance an asset's performance। मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर आपने किया है जिससे एसेट की परफॉर्मेंस क्या होगी, बोलो इंप्रूव होगी। कंप्रेसर की वायरिंग बदल दी अपने, सो दैट इम्प्रूव, हाँ कहाँ पे, और सो दैट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस so that economic performance of asset will be better than expected। एसेट की परफॉर्मेंस जैसे एक्सपेक्ट हुई उससे अब बेटर हो चुकी है। या तो कुछ ज्यादा इंडिकेटर, पहला तो ये समझ में आया आपको, सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है, या फिर चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अभी आप लोग जानकर हैरान होगे कि जो सेकंड हैंड कार है उसमें डीजल कार की डिमांड बहुत हो रही है, क्योंकि हुंडई जैसी कंपनी जो है डीजल कार, मारुति जैसी कंपनी जो डीजल कार बनाना बंद कर चुकी है, तो अब जो पुरानी कार है ना, जो डीजल कार है, जो एवरेज अच्छा देती थी, उनकी डिमांड सेकंड हैंड की ज़्यादा हो रही है, राइट। मतलब आज ऐसा हो जैसे मैंने पेट्रोल गाड़ी खरीदी थी 8 लाख रुपए की, ठीक है बलिनो, अब उसको मैं बेचूंगा ना, तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, भली नहीं, लेकिन यही अगर 2 साल पुरानी डीजल जो बलिनो है, उसकी वैल्यू काफ़ी आ रही है सेकंड हैंड मार्केट में। क्यों? क्योंकि कंपनी डीजल गाड़ियाँ क्या कर चुकी है, बंद। मतलब कंपनी के एंड पे टेक्नोलॉजी आउटडेट होगी, लेकिन मार्केट में तो डीजल का स्कोप है ही ना, राइट। तो उसके लिए रिकवरी अमाउंट उन गाड़ियों का बढ़ चुका है, बजाय कि पेट्रोल वाली गाड़ी, पेट्रोल महंगा भी है,
आई बात समझ में? ईवी में तो अलग ही आग जाती है। तो लोगों के पास में डीजल गाड़ियों का एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। इज इट क्लियर? कई लोग अपनी डीजल गाड़ियां बेच के टेंशन में आ रहे हैं, यार हमको तो देनी नहीं चाहिए थी, डिमांड इतनी ज्यादा है। या कई लोग 5 लाख में बेच के भी सोचते हैं ये तो 6 लाख में बिक जाती, ग्राहक मिल ही जाता उसका। आ रही वचन में? तो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लाती, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लाती है, जैसे अभी हाल फिलहाल में डीजल गाड़ियों के साथ हो रहा है। इज इट क्लियर? डीजल मिल नहीं रही गाड़ी आजकल सेकंड हैंड मार्केट में। इज इट क्लियर? ठीक है। तो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी या मार्केट, क्योंकि नई सप्लाई तो आ ही नहीं रही है, जो है लोगों के पास पुरानी गाड़ियां ही हैं, तो लोग पुराने लोगों ने पुरानी गाड़ियों के रेट क्या कर दी, बढ़ा दी। आ रही वचन में? सो मार्केट का चेंज हो गया या लीगल एनवायरनमेंट का चेंज हो गया। अगेन ये थ्योरी ऑप्शन अगर आए तो पूछ सकते, लीगल एनवायरनमेंट विद फेवरेबल इम्पैक्ट। अच्छा, फेवरेबल इम्पैक्ट होगा तो ही तो रिकवरेबल अमाउंट बढ़ेगा ना। अगर इन चेंजेस का एडवर्स इम्पैक्ट होता फिर तो इम्पेयरमेंट ही बुक करते। बोला है ना, फेवरेबल इम्पैक्ट मतलब इन इम्पैक्ट की वजह से गाड़ियों की वैल्यू बढ़ गई ऑन एंटरप्राइज। बोला है ना? कोई डाउट? या फिर इंडिकेटर एक और भी है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गई, इसकी वजह एसेट को चलाओ तो वो ज्यादा कमा के देगी, है ना? क्लियर? हमने इम्पेयरमेंट जब बुक किया था मैंने आपको बोला था मार्केट रेट कम हो चुकी है, मार्केट रेट बढ़ चुकी है, मतलब एसेट कम कमा के दे रही है, मार्केट ज्यादा कमा के दे रहा है, तो आपकी एसेट इम्पेयर हो गई। अब उसका उल्टा सोचो, मार्केट कम कमा कर दे रहा है और एसेट ज्यादा कमा कर दे रही है, दैट मीन्स इम्पेयरमेंट क्या होगा, रिवर्स होगा, है ना? तो लिखिए मार्केट इंटरेस्ट रेट हैज डिक्रीज, मार्केट इंटरेस्ट रेट हैज डिक्रीज, जो कि हमने 12th में पढ़ा था, इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन, इंटरेस्ट रेट इज लेस देन आरओआई, मतलब एसेट ज्यादा कमा के दे रही है, और अगर एसेट ज्यादा कमा करके दे रही है तो आपका इम्पेयरमेंट रिवर्स होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ है ना? बोलो ये सारे इंडिकेटर क्लियर हुए? कोई डाउट? ट्रीटमेंट क्या करना है? इम्पेयरमेंट का ट्रीटमेंट क्या करना है तो बताओ। जब इम्पेयरमेंट हुआ था तो तुम उसको किधर लेके गए थे जीवन में? पीएनएल में लेके गए थे ना? तो वापस इसको इमिडिएटली रिकॉग्नाइज करोगे इनकम। क्या रिकॉग्नाइज करोगे ऐसा? इनकम कौन से अकाउंट की? P&L अकाउंट की, है ना? इट विल बी इमिडिएटली रिकॉग्नाइज एज इनकम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई डाउट? और जब इनकम बढ़ेगी दैट मीन्स आपकी एसेट भी तो बढ़ेगी, एसेट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और फिर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी दैट मीन्स डेप्रिसिएशन भी क्या होगा? डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट किया जाएगा। लिखो डेप्रिसिएशन इज आल्सो एडजस्टेड फॉर फ्यूचर ईयर्स, डेप्रिसिएशन इज आल्सो एडजस्टेड फॉर फ्यूचर ईयर। हाँ सर, ठीक, एस्टिमेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बोला है ना? डेप्रिसिएशन, और अच्छा डेप्रिसिएशन टेंजिबल के लिए और इनटेंजिबल के लिए amortization also revised, है ना? हाँ जी, कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई डाउट? कोई तकलीफ? ओके, 2 मिनट देख लो फटाफट, मैं आ रहा हूँ, है ना? तो बाकी लोग को मैं बता दूं जिनने नहीं पढ़ा, लोड मत लो। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंटरप्राइज का वो ग्रुप ऑफ एसेट है, या आप कह सकते हो वो प्रोडक्ट है जिसको हम चलाना तो नहीं चाहते, लेकिन अब ये गली की हड्डी बन चुका है, जिसको एंटरप्राइज आपने पढ़ा होगा परसुएंट टू सिंगल प्लान डिस्पोज करे, ये पीस मिल या पूरा। मतलब कि जैसे मान के चलो, बहुत समय पहले एक ऐसा था जब वो बड़े साइज के टीवी आते थे, ऐसे इतने बड़े बॉक्स जैसे, इतने चौड़े, और उनको 2 जने लगते थे उठाने में, है ना? आज इस टीवी को उठाने में मेरे को एक जना भी नहीं लगता है, अपन अकेले ही उठा सकते हैं इसको, इस टीवी को, है ना? लेकिन पहले वो इतने बड़े, एक तो स्क्रीन इतनी सी होती थी और बॉडी पीछे इतनी बड़ी बैल जैसी, तो
वो सेगमेंट पे पहले सैमसंग भी लाता था टीवी, एलजी लाता था, उनके लिए वो टीवीज क्या हो चुका है, डिसकंटिन्यू। लेकिन स्टिल उनका मार्केट एग्जिस्ट करता है सेकंड हैंड गुड्स वगैरह का, ठीक है, जहाँ पर वो सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए कभी काम आ सकते हैं वैसी स्क्रीन्स, बाकी आजकल तो नहीं आती। तो उसको आप डिसकंटिन्यू सेगमेंट मान सकते हो। तो उसको क्या होगा, उसके हर सेगमेंट की एसेट हम अलग अलग डिस्पोज करेंगे। तो अब हम उस पर्टिकुलर डिवीजन जो कि हमको कमा कर नहीं दे रहा है, देखो डिसकंटिन्यू का मतलब क्या होता है, हम इसको कंटिन्यू अब नहीं करेंगे, राइट। बहुत समय पहले नोकिया के मोबाइल मार्केट में आते थे, राइट, कीपैड मोबाइल। अब नोकिया के टच मोबाइल्स पे आते हैं, लेकिन नोकिया अब कीपैड का मार्केट क्या करता जा रहा है, धीरे धीरे डिसकंटिन्यू करता जा रहा है, राइट। तो ऐसी एसेट्स को भी दे आर सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट बेटा, ऐसी एसेट्स भी आर सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट। तो अब आपने हेडिंग लगाई है इम्पेयरमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे, अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज डिपेंडेंट ऑन प्लान। ये प्लान का डेफिनेशन आपने वहां भी पढ़ी होगी, परसुएंट टू सिंगल प्लान, या तो टुकड़ों में बेचेंगे नहीं तो पूरा पीस मिल बेचेंगे। और आपको सर ने भी बोला होगा कि इससे थ्योरी क्वेश्चन में आपको यही थ्योरी लिखनी है, बोला होगा ना। और आपने उसके क्वेश्चन भी जब किए होंगे तो लगभग वही दो डेफिनेशन के आसपास ही सारे क्वेश्चन घूमते हैं। जैसे आप सैटरडे को ES4 पढ़ के आओगे तो उसमें दो ही चीजें, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट और एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट, सारे क्वेश्चन उसी के आसपास घूमते हैं ना। वैसे ही AS24 की भी डिसकंटिन्यूइंग की डेफिनेशन और कब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन माना जाए, इफेक्टिव डेट क्या होती है, तो पब्लिक अनाउंसमेंट और वो सब चीजें उसमें है, वही चीज पर क्वेश्चन आएगा। तो अब AS24 में जो एसेट रखी है उसको इम्पेयरमेंट कब मानेंगे, तो कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट आप लिख रहे हो, लिखा आपने क्या, एक बार रिपीट करना फर्स्ट पॉइंट, वापस बोलो। A discontinuing operation is dependent on enterprise plan such that assets attributable may be impaired, such that assets attributable may be impaired, such that asset may be impaired। अब ऐसा थोड़ी है कि ऑपरेशन तो बहुत बड़ा है ना। अब नोकिया कंपनी का कीपैड मोबाइल बनाने की टेक्नोलॉजी भी थी, उसका प्लांट होगा, राइट, उसके अंदर भी जमीन होगी, बिल्डिंग होगी, राइट, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगा, पूरा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का एसेट्स होंगी, फर्नीचर होगा, फिक्सचर्स होगा। तो कहते हैं कि ईच एसेट को आपको रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट को पता लगाना पड़ेगा, राइट। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में ग्रुप ऑफ एसेट्स होंगे, तो हर एसेट का इम्पेयरमेंट अलग अलग निकालोगे। ऐसा नहीं है सारी सेगमेंट एसेट लगाई, सबका रिकवरेबल अमाउंट का टोटल लगाया और फिर इम्पेयरमेंट बुक किया, नो, ईच एसेट का इम्पेयरमेंट अलग अलग बुक होता है। बोलो है ना। लिखो सेकंड पॉइंट, the recoverable amount of each asset, the recoverable amount of each asset of discontinuing operation, the recoverable amount of each asset of discontinuing operation should be estimated, should be estimated, should be estimated। ठीक है, तो आपको एसेट वाइज अलग अलग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बोलो है ना। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, समझ आया अच्छे से। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, कोविड जब आया था, कोरोना, तो बिजनेस बंद हुआ, लॉकडाउन लगा, तो क्या एसेट इम्पेयर हो गई। तो अब हम रीसेंट डेवलपमेंट जो कि मॉड्यूल में है, RTP में एक बार आया था, ये आपको मॉड्यूल में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन इंटर का अगर मुझे याद है मई 23 या 22 में पुराने अटेम्प्ट्स में इन्होंने इम्पेयरमेंट के रेस्पेक्ट में कोविड के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट ड्यूरिंग कोविड टाइम। अब तो खैर वो समझ आ चुका है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको पता है टैक्स के अंदर 8 साल तक उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड में आप लोग पढ़ोगे। तो वो एडजस्टमेंट तो चलेगा ना अगले 8 साल तक, 2028-29 तक चलेगा। असेसमेंट ईयर 28 खत्म होगा, 28-29 असेसमेंट ईयर तक चलेगा, यस और नो। तो अब आप हेडिंग लगाइए
impairment testing during COVID period. Impairment testing during COVID period. कोरोना जब था तब क्या एसेट इम्पेयर हुई नहीं हुई? Impairment testing during COVID period. तो इसके लिए ये इसका सिंपल सा कहना है कि कोविड होना आना और या कोविड जैसी वैश्विक आपदा का कभी वापस फ्यूचर में आना क्या किसी के कंट्रोल में है? नहीं है। तो सबसे पहले लिखो इट इज एन एक्सटर्नल इंडिकेटर फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। क्या किसी भी इंडस्ट्री को पता था कोविड आएगा? जानकारी थी? वो तो बाद में आया तो हमको लग रहा था इंडिया में भी आ सकता है। इट इज एन एक्सटर्नल इंडिकेटर अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज। It is an external indicator across all countries, comma. So management must consider at its reporting date. So management must consider at its reporting date impairment if any. Impairment if any मतलब कोविड की वजह से ऐसा तो नहीं मार्केट ही गायब हो गया। अब आज बताओ चाइनीज प्रोडक्ट्स का मार्केट एक बार तो बताओ डाउन हुआ कि नहीं हुआ? तो वो कंपनीज जो चाइनीज मोबाइल या चाइनीज गुड्स बनाती थी उनकी एसेट्स तो इम्पेयरमेंट हो ही गई ना। सो एंटरप्राइज मस्ट कंसिडर एट ईच रिपोर्टिंग डेट इम्पेयरमेंट इफ एनी। इम्पेयरमेंट इफ एनी। इम्पेयरमेंट इफ एनी। तो फिर इम्पेयरमेंट जहां चेक होगा वहां पर आपको हमेशा तीन चीजें चेक करनी पड़ेंगी। बोलो क्या? कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट के लिए दो, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। तो वो सब आपको रिव्यू एक बार तो करना पड़ेगा। आई बात समझ? कोई डाउट? अब इसमें सिर्फ थियोरेटिकली एक टॉपिक मुझे पढ़ाना है, गुडविल का एम्पेयरमेंट। और गुडविल का एम्पेयरमेंट अपने आप में एक पूरी क्लास लेगा, क्योंकि गुडविल के एम्पेयरमेंट को बुक करने के लिए देयर आर टू अप्रोचेस अंडर दिस स्टैंडर्ड, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो उसके लिए कल की क्लास पूरी लगेगी, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। बोलो हाँ ना? कोई डाउट? इतना पढ़कर रखना, कल की थियरी थोड़ी भारी है, उसका क्वेश्चन डायरेक्ट मॉड्यूल से ही करवाऊंगा। ठीक है, तो एक तो अपना मॉड्यूल नंबर 2 लेकर आए, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, जिनके मॉड्यूल से आगे मॉड्यूल लें, नहीं तो हम सॉफ्ट कॉपी आपको दिखाई देंगे। बोला है ना? तो दो काम है कल, एक तो अभी तक का जितना इम्पेयरमेंट पड़ा है पूरा देख कर आना, पूरा देखकर कल इसके क्वेश्चन होंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, और मॉड्यूल लेकर आना अपना मॉड्यूल नंबर 2। क्लियर? 3 मॉड्यूल आए होंगे, मॉड्यूल नंबर 2 लेकर आना। बोलो है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवर।